नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो है आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहा जाता है। सबसे पहला विश्वविद्यालय विश्व का कहा जाता है। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में, आपके टीचिंग से जुड़े हुए कॉम्पिटिटिव अदर एग्जाम है, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है उसके ऊपर डिस्कस होगा और कोशिश करेंगे कि जितना भी इससे जुड़ा हुआ तथ्य है आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित था। सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं। देखिए, इसका जो लोकेशन था, ठीक है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है आज, ठीक है। लेकिन पहले जो था, ये हमारा जो भारतवर्ष था उसका फैलाव काफ़ी विस्तृत था, तब वो भारत के अंतर्गत आता था। लेकिन आज के दौर में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जो कि इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के लगभग आपके 32 किलोमीटर दूर स्थित है। ये आपका तक्षशिला जो विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र आता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है। तो देखिए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो होती है, याद रखिएगा, लगभग आपके 700 BC यानी कि 700 ईसा पूर्व जो है आपके इस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ईसा के 700 वर्ष पहले इस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम के भाई जो भरत थे, उनके पुत्र थे तक्ष, और उन्हीं के नाम पे, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा इस नगर की स्थापना कराई गई थी, ठीक है। और इस नगर का नाम था आपका तक्षशिला कहा जाता है, ठीक। अब बताते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो 1980 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेस्को ने कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल कब इसको घोषित किया। तो याद रखिए, 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ये आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया जाए तो तक्षशिला स्थल को सबसे पहले, याद रखिएगा, सबसे पहले 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रसिद्ध जो आर्कियोलॉजिस्ट थे सर अलेक्जेंडर, कौन थे, याद रखिएगा, पुरातात्विक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने तक्षशिला के खंडहरों को सबसे पहले खोजा तथा 1863 में 1863 में पहली बार इस विश्वविद्यालय के अवशेष मिलते हैं। तो तक्षशिला का जो एरिया था वो खोजा जाता है कब, 19वीं शताब्दी के मध्य में, और सबसे पहले जो अवशेष मिलते हैं इस विश्वविद्यालय के वो 1863 में, याद रखिएगा। और किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया ये खंडहर या ये लोकेशन। अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कहा जाता है कि 600 AD, ठीक है, 600 AD के समय व्हाइट हंस, ठीक है, आपके व्हाइट हंस जिसको हम श्वेत हुण कहते हैं, उसके द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय को नष्ट किसके द्वारा किया गया, श्वेत आपके हुण जो थे, व्हाइट हंस। अब आप कहेंगे कि व्हाइट हंस क्या है। तो देखिए, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो व्हाइट हंस हैं वो आपके बड़े पैमाने पर, ठीक है, खानाबदोश लोग का एक समूह है, या कहा जाए एक जाति है, ठीक है, एक ट्राइब्स है, जो मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया आपका जो है के हनिक जो ट्राइब्स होते हैं, हनिक जनजाति होते हैं, उन्हीं का ये हिस्सा होता है। उन्हीं के ये द्वारा ये निकलते हैं और यह मध्य एशिया से लेके पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप तक, वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वहां तक फैले हुए एक विस्तृत भूभाग पे ये क्या करते हैं, राज करते हैं। और उसी अपने राज के दौरान ये जो होते हैं व्हाइट हंस इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर देते हैं, कहा जाता है, ठीक है। अब बात किया जाए कि तक्षशिला जो थी वो प्राचीन भारत में गांधार की राजधानी थी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हिस्ट्री के ऊपर बात किया जाए, थोड़ा सा बात कर लें कि तक्षशिला का हिस्ट्री क्या था, ठीक है।
तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हम बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा तेज़ी के साथ डिस्कस करते हैं आपके तक्षशिला की हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि अगर हिस्ट्री को आप जानेंगे तो फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी को आप बड़े अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे इतिहास से, और फिर आप इसको फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, बताया जाता है सबसे पुरानी 4 सभ्यताओं का विकास होता है। ठीक है, उसमें सबसे पुराना सभ्यता होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर आपका आता है इंडस रिवर सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, फिर आपका चाइनीज सिविलाइजेशन, और फिर आता है आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये 4 सभ्यताएं निकलती हैं। सभ्यताओं का मतलब यानी कि जो पुराने, जो एंशिएंट तौर पे जो लोग थे उनके द्वारा देखा जाए तो आधुनिक तौर पे आज का जैसे आधुनिक रहन सहन, उस तरीके का रहन सहन जब वहाँ पे शुरू होता है, जैसे आज की सिटी है उस तरह से वहाँ पे लोग रहना और मकान आदि बिजनेस जो भी उस समय होता है उस तरह से जीते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो उसको सभ्यता कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो सभ्यताएं निकली आपके यहाँ पे 4 निर्माण होती हैं। और आपके इंडियन जो है, ठीक है, इंडियन का देखा जाए जो क्षेत्र था, हिंदुस्तानियों का जो क्षेत्र था, तो उसमें देखा जाए जो सभ्यता सबसे पहले निर्माण होती है वो इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता निकल के आती है। ठीक है, और फिर ये सभी सभ्यताएं जो होता है ये नदियों के किनारे ही बसती हैं, क्योंकि नदियों के किनारे आवागमन, जो नदियों का रास्ता होता है आवागमन का होता है, साधन होता है। सेकेंड, नदियों के आसपास जो होता है वो क्षेत्र कृषि के लिए भी उपयुक्त होता है, पानी मिल जाता है, आदि आदि चीज़ें। फिर जो होता है बिजनेस के लिए ये नदियाँ सहयोग भी करती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, इसी के लिए जो सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों के किनारे होती हैं। तो जो मॉडर्न सभ्यताएं जो विकसित होती हैं उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं, आपको बताते हैं हम। तो ये जो सभ्यताएं आती हैं वो 3300 BC, ठीक है, 3300 BC के आसपास माना जाता है सभ्यताओं का विकास होता है। और इंडस रिवर सिविलाइजेशन जो रहता है, कहा जाता है कि वो चला आपका, सॉरी थोड़ा माफ करिएगा, कभी कभी लैग हो रहा है। ठीक है, हमारा सिस्टम जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन जो चलता है वो 3300 BC से लेकर आपका चलता है 1900 BC तक। ठीक है, 3300 BC से 1900 BC तक चलता है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख शहर होते हैं उस समय के आधुनिक शहर होते हैं उसमें देखा जाए हड़प्पा था, मोहनजोदारो था। ठीक है, ऐसे बहुत मॉडर्न सिटी उस समय डेवलप थी यहाँ पे। लेकिन इस सभ्यता का अंत हो जाता है, बताया जाता है कि फ्लड आदि चीज़ें, जो बाढ़ आदि चीज़ों के कारण यहाँ पे जो होता है सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद एक लंबा गैप चलता है 500 ईयर का, 500 वर्ष का। इन सभ्यताओं के बाद एक बड़ा गैप चलता है और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके आते हैं वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल आपका इसके बाद आता है। और वैदिक काल में एक बड़ा देखा जाए वर्ल्ड का जो भूभाग है वो जनपदों में बंट जाता है। ठीक है, इंडस रिवर सिविलाइजेशन के जब ड्यूरेशन समाप्त होता है उसके 500 साल बाद क्या होता है, महाजनपदों का निर्माण होता है। महाजनपद यानी कि जन का मतलब है लोग और पद का मतलब उनका पैर, यानी कि छोटे छोटे जो जनपद थे जहाँ पे लोग निवास करते थे, वैसे छोटे छोटे जनपदों का जब एक ज़्यादा देखा जाए विशाल आसपास देखा जाए विस्तृत रूप ले ले, ठीक है, ज़्यादा लोग आसपास बस जाएं या लोग जहाँ ज़्यादा बस जाएं तो वहाँ पे वो छोटे छोटे जनपद मिला के बड़ा जनपद हो जाता था। ठीक है, तो उस समय ये जो आपका एरिया है आपके विश्व के एक बड़ा भूभाग 16 महाजनपदों में विभक्त हो जाता है। और उसी महाजनपद में एक होता है आपका गांधार। ठीक है, और गांधार की राजधानी होती है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला राजधानी होती है। अब यहीं से चीज़ें शुरुआत होता है। ठीक,
अब ये तक्षशिला जो है, जो शहर बसता है, ठीक है, जो राजधानी होती है, इसी में निर्माण होता है आपकी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो होता है, तो बौद्ध और आपके हिंदू दोनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बौद्ध और हिंदुओं के लिए जो थे, धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये। और आपको बता दें कि तक्षशिला जो देखिए यहाँ पे आपका कहा गया है, तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार की राजधानी थी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब बताया गया है कि जो चाणक्य थे वो तक्षशिला के आचार्य थे, याद रखिएगा। और आपके जो फाहान होते हैं, चीन के नागरिक होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो 405 ईस्वी में या 5वीं ईस्वी में कहा जाए, 5वीं शताब्दी में यहाँ पे आए थे। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है कि फाहान कब आते हैं, तो 5वीं शताब्दी में, ठीक, ये आपको याद रखना है। और भारतीय इतिहासकार जो हैं, ठीक है, वो तक्षशिला नगर को विद्या और शिक्षा का जो है महानतम केंद्र के रूप में देखते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि यह बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था एंशिएंट टाइम में, और बौद्ध युग में तो यह विद्या का सबसे देखा जाए, ठीक है, एक्सट्रीम देखा जाए तो लोकेशन था। अब बातें आगे की जाए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में देखा जाए तो आपके बनारस हो गए, राजगिरी हो गए, आपके मिथिला हो गया, उज्जैनी हो गए, यहाँ से दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते ही थे। लेकिन इसके साथ साथ चीन हो गया आपका, उस समय बेबीलोन हो गया, आपका सीरिया हो गया, आपका ग्रीस हो गया, ठीक है, ऐसे देशों से, उसके साथ साथ आपके अरब जो कंट्री हैं वहाँ से भी, ठीक है, वहाँ से भी छात्र यहाँ पे शिक्षा लेने आते थे। और यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध जो गुरु थे, आचार्य थे, उनके द्वारा छात्रों को, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये हमारे तक्षशिला के बारे में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात हो रही है। और याद रखिएगा, तक्षशिला का जो अनुशासन था वो बहुत कठोर था, जिसमें राजाओं के पुत्र तक को इसका पालन करना होता था। अगर अनुशासन में नहीं होते थे तो दंड का प्रावधान उनके लिए भी था, याद रखिएगा ये। और तक्षशिला में, याद रखिए, तक्षशिला में के मुख्य जो पाठ्यक्रम थे उसमें देखा जाए तो आयुर्वेद और विधि शास्त्र के विशेष विद्यालय इसमें हुआ करते थे। और चिकित्सा शास्त्र का ये सर्वोपरि केंद्र था। और यहाँ के जो पाठ्यक्रम थे, ठीक है, करिकुलम कहा जाए, उसमें आयुर्वेद, उसमें आपका शस्त्र विद्या, राजनीति, धनुर्वेद, त्रयी का मतलब क्या? देखिए, त्रयी मतलब तीनों वेदों का जो स्टडी करें, ठीक है, यानी कि आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के दर्शन एवं कर्मकांड के जो सिद्धांत है उसके बारे में स्टडी, ठीक है। उसके अलावा व्याकरण हो गया, दर्शन हो गया, गणित, ज्योतिष, आपका गणना, संख्यानक, वाणिज्य, सर्प विद्या, तंत्रशास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शास्त्र विद्या, राजनीति, ये सब आप यहाँ पे इतने जो सब्जेक्ट के बारे में छात्रों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। यहाँ पे आचार्य होते थे और एक्सपर्ट की तरह वो छात्रों को शिक्षा देते थे। ये आपको याद रखना है। और बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि तक्षशिला में 10,500 बच्चे, ठीक है, 10,500 से ज़्यादा प्लस स्टूडेंट जो है वो अध्ययन करते थे। और यहाँ पे 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का, ठीक है, बच्चों को स्टडी कराया जाता था। 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट विषय थे जहाँ बच्चे यहाँ पे आके अपने विषय स्वयं चुनते थे और उसमें निपुण होते थे, ये याद रखिएगा। और विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि आज के आधुनिक विश्वविद्यालय जैसा ये विश्वविद्यालय जो तक्षशिला था वो संगठित नहीं था, यानी कि देखा जाए कि वो एकत्र नहीं था, असेंबल्ड नहीं था, यानी कि ये यहाँ पे जो छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे और ये विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे, ठीक है। इसमें एक आचार्य होते थे और आचार्य लगभग कभी कभी 500 या एक गुरुकुल में बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते थे। और विभिन्न विषयों के जो आचार्य व्यक्तिगत तौर पे जो आगंतुक छात्र बाहर से आते थे वो शिक्षा प्रदान करते थे। और यहाँ पे जो शिक्षा थी वो फ्री थी, ये भी आपको याद रखना है। शिक्षा का भार कौन उठाता था? जैसे कि राजा जो लोग होते थे वो भार उठाते थे, और जो व्यापारी होते थे वो शिक्षा को देखा जाए तो पैसे के तौर पे वो डोनेट करते थे शिक्षा के लिए, और छात्रों को शिक्षा दिया जाता था यहाँ पे, ठीक। और बता दें आपको को गुरुकुल जो थे, आपके गुरुकुल जो थे उसमें जो हेड होते थे वो आचार्य ही होते थे। आचार्य के अलावा कोई भी, ठीक है, वहाँ पे हेड नहीं होता था। जो भी हेड होता था वो आचार्य के अंदर होता था। सभी सिस्टम आचार्य के अंतर्गत ही रन करती थी,
ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए आपके पास 10 पॉइंट में चीज़ों को बताया गया है जो हम बात कर रहे हैं कि यह विश्वविद्यालय न संगठित न होकर छोटे छोटे में विभक्त था, गुरुकुलों में विभक्त था, जहाँ आचार्य सर्वोपरि थे। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दें तक्षशिला में कोई निश्चित कोर्स नहीं होता था, ठीक है, ना ही कोई यहाँ पे लिखित डिग्री प्रदान की जाती थी, ये आपको भी यहाँ पे याद रखना है। और प्रायः तक्षशिला में उच्च स्तरीय विद्याएं ही पढ़ाई जाती थी। और बुद्धिज्म की शाखा की बात की जाए, महायान यहीं से निकलता है कहा जाता है। और यहाँ प्रवेश के लिए छात्र को सबसे पहले 8 साल प्राइमरी एजुकेशन ले लेना होता था, प्लस 8 से 12 साल तक की उम्र में, ठीक है, उसको आश्रम जो शिक्षा है वो पूरी कर लेनी होती थी। तो याद रखिए कभी कभी हम आश्रम बात कर दिए तो आश्रम पहले की बात है, आश्रम मत करिएगा, गुरुकुल ही यहाँ पे हुआ करते थे, गुरुकुल ही होते थे आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। और आश्रम 8 से 12 के लिए था। तो पहले का 8 से आपके प्राथमिक एजुकेशन और 8 से 12 साल तक ये आपके जो आश्रम थे, ये एजुकेशन पूरा करने के बाद छात्र एडमिशन लेते थे किसमें, आपके तक्षशिला में, गुरुकुल में, ठीक है। तब उम्र हो जाती थी आपके टोटल 21 वर्ष तक यहाँ पे छात्र अपना स्टडी करते थे। और एक विषय में पारंगत होने के लिए औसतन 8 साल 6 साल के आसपास समय लगता था छात्र को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर डिस्कस कर लिया जाए कि तक्षशिला के, ठीक है, जो देखो एलुमनी थे वो कौन कौन थे, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता था। तो तक्षशिला के स्नातकों में संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आपके पाणिनि यहीं पे शिक्षा ग्रहण किए, जिन्होंने अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना की, वो यहीं से शिक्षा लेते हैं। और गौतम बुद्ध के समकालीन जो होते हैं आपके कौशल राज होते हैं, आपके प्रसेनजीत होते हैं, मल्ल सरदार बंधुल होते हैं, एवं लिच्छवी जो होते हैं, शल्यक जीवक होते हैं, तथा अंगुलीमाल जो लुटेरा होते हैं, ये यहीं पे शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि चाणक्य यहीं पे स्नातक करते हैं और यहीं पे अध्यापक भी होते हैं, और अपने एक प्रसिद्धतम शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को भी ये शिक्षा देते हैं। और इनके साथ मिलकर ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना भी किया है। और चरक ने आयुर्वेद जो या चरक संहिता की बात की जाए उन्होंने दिया, तो चरक भी यहीं के स्टूडेंट थे। उसके अलावा ग्रामेरियन जो थे, जो आपके संस्कृत का को पुनः परिभाषित करने का कार्य किया, वो भी यहीं के स्टूडेंट थे। और आपके विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की, एल्युमिनी जो थे वो भी यहीं के स्टडी किए हुए थे। तो ये काफ़ी फेमस आपकी विश्वविद्यालय था। और इससे जुड़ा हुआ हमें लगता है जितना भी चीज़ें बनती हैं हम आपको बता चुके हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको डिस्कस में लगता है कोई चीज़ें छूट गई या कोई चीज़ इरर है, तो आप जरूर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो चलिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।